पर भी वायलेंस नहीं होना चाहिए और ये बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए कि हिंसा ना हो और उसके लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि हिंसा ना होने दे, उसको रोकने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि एक सोसाइटी में वायलेंस की जरूरत नहीं और वायलेंस नहीं होना चाहिए। जब हर बार हिंसा हो जाती है उसके कुछ दिन बाद ही लोग बीजेपी का निवेदन आता है, जैसे एग्जाम मस्जिद में भी बाबर साहब ने निवेदन लिया, नुपुर शर्मा में भी कुछ दिनों के बाद ही लिया गया एक्शन। क्या मानते हैं ये सब हो जाने के बाद ही क्यों होता है? अब आपका सवाल में जवाब है तो मैं उसका जवाब और क्या दे सकता हूं? जब आपके ऊपर दिल्ली में एफआईआर हुई और भाजपा बीजेपी कहती है कि असद साहब भड़काऊ भाषण देते हैं, उसकी वजह से ये सब होता है, माहौल खराब होता है देश का, उसके बारे में क्या होगा? फिर तो आप लोग नाकाम साबित हुए। अगर मैं भड़काऊ भाषण दे तो तुम लोग छोड़ते मेरे को। वो बीजेपी कहती है। हाँ, वो कहती है, आपने तो नहीं कहा। अगर हम कुछ बोल देते ऐसा तो आप लोग तो 6 बजे 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक तो हमको तो आप हला कर देते। जो आपके सामने तो ऐसा वो करे हैं, वो बैलेंस बात कर रहे हैं, वो लोग बैलेंस बात कर रहे हैं, साइड बात। तो वो इसका नाम डालो, जिसका भी नाम डाल दो। भाई अगर मैं कोई बात बोला हूं तो आप तो दिखाते ना, अरे ये बोला था, ये ऐसा इस जगह पर बोला था, ये तो आपकी नाकामी है। फिर कहां बताइए? हम उत्तर प्रदेश में 180 सभाएं किया। एक बता दो, वो इलेक्शन कमीशन का कानून है, हमारे भाषण को हर पार्टी लीडर को इलेक्शन कमीशन का कैमरा होता है, तो कोई कंप्लेन नहीं कर सका उसके ऊपर, ना हम ऐसी बात करते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि जो भी हमको कहना है और कहना जरूरी है, वो कानून के दायरे में रहकर आपको कहना है। आपको कानून के दायरे में रहकर कहिए, आपको संविधान इस बात की इजाजत देता है, कहना भी चाहिए। देश में पिछले कुछ महीनों से देश के अंदर जिस तरीके से सांप्रदायिक हिंसाओं का मामला सामने आ रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? कहाँ मिसाल दिए तो बोल सकता हूँ, कोई एग्जाम्पल दिए। जैसे कि अभी रिसेंटली जिस तरीके से नुपुर शर्मा के बयान के बाद अलग अलग इलाकों में दंगे देखे गए, प्रयागराज में कल जिस तरीके से माहौल हुआ, अलग अलग यूपी के अलग अलग क्षेत्रों में। तो देखिए, बहुत सी जगहों पर पीसफुल रहा, बहुत सी जगहों पर हिंसा हुई। हिंसा नहीं होनी चाहिए, हम तो जो पहले ही कह रहे हैं, हिंसा नहीं होनी चाहिए। ना कोई हिंसा करे, ना पुलिस भी कानून को अपने हाथ में ले, किसी को भी कुछ करने की जरूरत। और उसकी वजह से आप देख रहे हैं कल रांची में पुलिस की फायरिंग से 2 लोगों की मौत भी हो गई। ये सब चीजें हैं और ये नहीं होनी चाहिए। आपने भी बात करी कि कानून का काम करेगा। नुपुर शर्मा ने भी माफी मांग ली है, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे लघुमती समाज और मुस्लिम समाज को खास करके? देखिए, उनकी माफी का अगर हम लफ्ज देखेंगे, इफ आई हैव, अंग्रेजी का लफ्ज इफ इस्तेमाल हुआ है, तो वो हम तो ये मैं जब उनका वो इंग्लिश न्यूज चैनल पर जब उनका वो अनाप शनाप उन्होंने कहा, उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन हमने हैदराबाद में जाकर पूरे जिम्मेदारों को लेकर हमने कंप्लेन दी और एफआईआर दर्ज हुआ। अफसोस की बात यह है कि बीजेपी को और भारत सरकार को, प्रधानमंत्री को 10 दिन लगे। वे पहले आप एक्शन ले लेते, आप पहले ही कर देते बात को, और वो माफी नहीं चाहिए। कानून का उल्लंघन आप कर देते हैं। अगर आप बोलेंगे ये ऐसा नहीं है ना, तो हम ये बोल रहे हैं कि जब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुका है तो कानून को अपना काम करना चाहिए। ओवैसी जी, देश में गुजरात मॉडल की बात होती है, आप भी काफी दिनों से गुजरात के दौरे पे, आपने बहुत सारी जगह पे जाहिर सभा भी की है। गुजरात में क्या मुस्लिमों की क्या स्थिति है, क्या अभी माहौल बन रहा है गुजरात में? तो अब आप और हम चलते हैं मुस्लिम महलों में, आप आ जाइए, आप खुद देख लीजिए, आप बताइए कि क्या क्या हो रहा है। आप गुजरात में रहे हो, आपने क्या अभी माहौल देखा है? देखिए, माहौल क्या है, उस माहौल को और अच्छा करने के लिए मांगे,
उस माहौल में जो खराबियां उसको दूर करने के लिए हम आ रहे हैं। उस माहौल में अगर कोई ये कहता है कि नहीं हमारे को हमारी आवाज की जरूरत है, हम बोल रहे हैं कि ठीक है, हम उस वैक्यूम को हम पूरा करेंगे। कोई अगर ये कहता है कि भाई जो दलित समाज के इलाके हैं, मुस्लिम समाज के इलाके हैं, या कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वहां डेवलपमेंट होना है, बोलते हम कराएंगे डेवलपमेंट। आप ये हमको दिख रहा है, एजुकेशन के मामले में हमको दिख रहा है, हेल्थ के मामले में आप लोग गवाह हैं कोविड के दौरान क्या हुआ था। पहले तो कहा गया कि कोविड में बहुत अच्छा काम किया रूपानी साहब, फिर जब हमको हटा दिया गया तो आप ही के जरिए वो एक सोर्सेस से हमको बताया कि वो काम नहीं करेगा। तो ऐसे कई चीजें मुद्दे हैं जिसको हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और साहब आने वाले चुनाव में गुजरात के आप कितने विधायक रखेंगे? हम पूरी मेहनत और ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। कितने सीट पर लड़ेंगे ये भी बहुत जल्दी होगा बताना। मुझे यकीन है कि साबिर भाई साहब इस पर अच्छा फैसला करेंगे, वो आपको बताएंगे चुनाव। और मोदी के गुजरात दौरे के सामने आपकी पार्टी दिख पाएगी? क्या है मॉडल नहीं टिक पाने का मामला है, वो तो कांग्रेसियों से पूछिए ना। 14 उनके भाग गए, क्यों भागे भाई? वो तो खुद चले गए छोड़कर। हम वो मॉडल, उस मॉडल पर काम नहीं करते हम लोग। आपने कच्छ में एंट्री मारी है लघुमती समाज की तौर पे, लघुमती समाज को क्या मुनाफा देंगे आप? हम उनको बराबरी का मुकाम देंगे। नहीं, समाज की तौर नहीं, समाज पे बराबरी का मुकाम देंगे। अच्छा, कच्छ में किस वजह से आए हैं? किस उद्देश्य से आए हैं कच्छ में आप? किस वजह से आए हैं? क्या उद्देश्य, लक्ष्य? नहीं, पार्टी की मजबूती के लिए आए हैं। विधानसभा का चुनाव यहाँ से कोई खड़ा करेंगे उम्मीदवार? अरे क्यों नहीं खड़ा करेंगे, बिल्कुल खड़ा करेंगे। ऐसा कौन सा चेहरा? अरे बहुत से चेहरे हैं, अगर आप तैयार हैं तो आपको भी लेने तैयार है। असद साहब आपके अगेंस्ट जो है वो लोग बोल रहे हैं कि जब चुनाव आया इसलिए असद साहब गुजरात को खास करके कच्छ सबसे बड़ा प्रदेश है। देखिए, ऐसा नहीं है। जब अहमदाबाद, गोधरा, मोडासा, भरूच में और दूसरे मुख्तलिफ मुकामात पर जब म्युनिसिपल लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे थे तो हम लोग बिल्कुल 15-20 दिन की मेहनत में उधर इलेक्शन लड़े और अहमदाबाद में हमको कामयाबी मिली। वहां की जनता ने हमारा साथ दिया, अल्लाह ने करम किया। तो हम जब से तैयारी कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। साबिर भाई दिन रात उनका पूरे हमारे जमात के पार्टी के मेंबर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत जस्तजू कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव आ गया, हम आ गए, जमीन पर काम कर रहे हैं। हमारा प्रेजेंस है जमीन के ऊपर और चुनाव हम लड़ेंगे जरूर। और साहब आपने सुना ही होगा कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, वो तो बात आपने सुनी होगी। लेकिन आपने कच्छ तो नहीं देखा है, लेकिन कच्छ की कौन सी समस्या है आपके जो यहाँ के लीडर आपको बताइए? नहीं, मैं पहली मर्तबा कच्छ को आया हूँ। वही बोल रहा हूँ। सुनिए, मैं इसीलिए सबसे बात करने समझने के लिए आया हूँ और जब मुझे और उसका इल्म हो जाएगा तो कल सभा में बोलूंगा। ओवैसी जी, खास करके तेलंगाना में टीआरएस के साथ आपका गठबंधन, राज्यसभा में गठबंधन नहीं है। जैसे आपने गठबंधन नहीं है, कोई गठबंधन। जैसे आपने महाआघाड़ी को अभी राज्यसभा में भी इमरान प्रतापगढ़ी को जो वोटिंग किया, तो मतलब पॉलिटिकल एजेंडा जहां पर फायदा है वहां पर हम जाएंगे, जहां नहीं फायदा है वहां नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ? नहीं, फायदा तो हर कोई वो करता ना। भाई आप भी काम कर रहे हैं तो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं ना, कोई एनजीओ तो के लिए नहीं कर रहे आप तो। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल था, हमने 4 मेंबर की कमेटी बनाई जिसमें हमारे 2 विधायक, हमारे सांसद इम्तियाज जलील साहब जो महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट हैं और डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब जो वर्किंग प्रेसिडेंट थे। उन्होंने बैठकर वहां बातचीत की और एक फैसला लिया और वो फैसला ये था कि हमारे वो दोनों विधायक के कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट का इशू था। हमने उस सरकार से कहा कि आप मुसलमानों को आरक्षण दीजिए, जो मराठों की आप बात कर रहे हैं। हमने उनसे कहा कि महाराष्ट्र में जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें एक माइनॉरिटी मेंबर बनाया जाए। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज पर एंक्रोचमेंट है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज है। ये सब बातों की हमने बात की। हमने ये भी कहा कि हम आइडियोलॉजिकली इन तमाम से मुख्तलिफ हैं, हमारी लड़ाई से चलती रहेगी। और 5वीं बात हमने कहा कि बीजेपी को शिकस्त देने के लिए हमने हमारे दोनों विधायक ने उनको वोट दिया।
ये 5-6 चीजों को हमने जनता के सामने रखा भी खोलकर, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, इसको रख कर दिया, ये चीज है।